गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी, आज आज का जो मेरा टॉपिक है वो पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकता। इस पे जो है माइकल फूको, यानी कि जिसको फोकाल्ट भी बोलते हैं, और डेरिडा, जैक डेरिडा, इन दोनों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो फूको जो है वो उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री माने जाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम जो है नॉलेज के बिहाफ पे जो है सोसाइटी में जो पावर होती है उसको इस्टेब्लिश करने के प्रयास किया। इन्होंने दी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ठीक, तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का पुरातत्व जो होता है कि जो है ज्ञान कैसे जो है प्रारंभ में क्या था, उसके बाद कैसे कैसे ज्ञान जो है उसका विकास हुआ, और ये नॉलेज कैसे क्या हुआ, पावर के रूप में कैसे डोमिनेंट होने लगा, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। पावर ऑफ नॉलेज, तो पावर ऑफ नॉलेज जो है जैसे इन्होंने बताया कि जो पहले सोसाइटी जो होती थी उसमें जो है शारीरिक बल जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। और तत्पश्चात इन्होंने मध्यकालीन समाज, और जब हमारे यहाँ जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है यूरोपियन सोसाइटी में है, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखा गया कि पूंजी का विशेष महत्व पाया जाने लगा। और पूंजी जो है, पूंजी में जो एक तरीके से देखा जाए संपत्ति, उत्पादन के साधन, और जो है उत्पादन पर स्वामित्व किसका होता है ये मायने रखता था। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि उस समय जो है पूंजी का विशेष महत्व होने लगा। तत्पश्चात इन्होंने पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में, यानी कि जो पूंजी का महत्व था वो मॉडर्न सोसाइटी में अधिक था, लेकिन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में इन्होंने देखा कि जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में बेसिकली जो होता है नॉलेज वो सोसाइटी में डोमिनेट करता है। और इस बिहाफ पे इन्होंने बताया पावर ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की शक्ति। ज्ञान जो होता है वो सोसाइटी पर एक तरीके से अपना आधिपत्य स्थापित करता है। जैसे एक डॉक्टर, डॉक्टर के पास क्या है, एक विशेष नॉलेज है, और उस विशेष नॉलेज के बिहाफ पे वो पूरी सोसाइटी पे डोमिनेट करता है। जो भी उसके क्लिनिक पर आता है तो वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर दवा जो है लिखने के पश्चात वो पूरे मार्केट पे मोनोपोली चलाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक उसके जो है पावर ऑफ नॉलेज का एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार जब हम डेरिडा की बात करते हैं तो इनको हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं। जो फूको इससे पहले और इसके बाद में भी कई कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे जो है इन्होंने पैनोप्टिकन की बात की है, जिसमें सर्विलांस सोसाइटी की बात करते हैं, और भी इनके कई कॉन्सेप्ट हैं। जो है पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं कि कैसे जो कैदियों को कैसे पनिशमेंट किया जाता था। तत्पश्चात अगर हम चर्चा करें डेरिडा की, तो डेरिडा जो है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट साइंटिस्ट हैं, और ये जो है सोसाइटी में बताते हैं कि कैसे जो है संरचना, क्योंकि स्ट्रक्चरलिस्ट जो मानते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट मानते हैं कि सोसाइटी जो है यानी कि संरचना ही जो है वो अपने आप में जो इंडिविजुअल है उस पर जो है अपना आधिपत्य स्थापित करती है। यानी कि जो व्यक्ति है वो सेकेंडरी है, और सोसाइटी या स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी है। और इस बिहाफ पे इन्होंने बताया कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट सोसाइटी जो होती है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है कि इंडिविजुअल और जो होता है स्ट्रक्चर, दोनों जो है वो सेम होते हैं। सेम मतलब कि दोनों का अपना अपना महत्व होता है, यानी कि किसी एक को गौड़ और किसी एक को प्राइमरी प्राथमिक नहीं मान सकते। इसके बिहाफ पे इन्होंने बात की जो है अपनी जो है कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया था विखंडनवाद। विखंडनवाद के बारे में चर्चा करते हैं। विखंडनवाद में ये बताते हैं कि जो कोई भी टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट मतलब जैसे हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, उसमें बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें सीधे सीधे समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं जो होती हैं वो अमूर्त होती हैं, जिनको हम क्या करते हैं कि आसानी से नहीं समझ सकते। तो यानी उन घटनाओं को समझने के लिए उनके संदर्भ को, जिसके टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं ये,
कि उन घटनाओं को समझने के लिए हमें उसके टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए, और इसको जो है कहीं ना कहीं हमें विखंडन के माध्यम से, विखंडन का अभिप्राय जो होता है कि उसके जो है मूल अर्थ में जाने के लिए, यानी उसके कॉन्टेक्स्ट में जाके उस घटना को समझने का प्रयास किया जाए। तो ये जो है, यही इनका जो है, इसी में एक चीज चर्चा करते हैं सिग्निफायर और सिग्निफाइड की। तो यही सर मैंने जो है फूको और डेरिडा को पढ़ा। थैंक यू सर। ओके, आप संक्षेप में बताइए कि माइकल फूको का योगदान। एनी क्वेश्चन? माइकल, अच्छा, आवाज आ रही? आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर, क्लियर। माइकल फूको का योगदान बताइए। सर माइकल फूको जो है वो जो है उत्तर आधुनिक समाजशास्त्रीय हैं। तो इन्होंने कई चीज़ों पे काम किया। एक तो इन्होंने जो बात की है नॉलेज के बारे में, पावर और नॉलेज के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद इन्होंने जो है एक प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। उसके बाद जो है इन्होंने एक पैनोप्टिकन सोसाइटी की बात करते हैं कि कैसे जो है एक तरीके से व्यक्ति को जो है, पहले क्या होता था, शारीरिक दंड दिया जाता था, लेकिन पैनोप्टिकन सोसाइटी में क्या किया गया है, एक सर्विलांस सोसाइटी की बात करते हैं क्योंकि व्यक्ति के ऊपर क्या किया जाता है कि कैसे व्यक्ति को जो है वो सोसाइटी से कट करके उसके ऊपर नजर रखी, यानी कि उसकी स्वतंत्रता को छीन ली जाती है। वो भी ठीक है। दरिदा ने इसमें क्या जोड़ा? सर डेरिडा को अगर देखा जाए तो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, चूंकि जो सोसूरे और लेवी स्ट्रॉस जो बात करते हैं, चूंकि लेवी स्ट्रॉस को हम स्ट्रक्चरलिस्ट साइंटिस्ट मानते हैं, सोशल साइंटिस्ट मानते हैं, तो वो जो है संरचना में भाषा को जोड़ते हैं और इसी को जो है आगे बढ़ाने का कार्य जो है वो ये स्पष्ट करो। संरचना में कैसे? संरचना में भाषा कैसे? सर संरचना में भाषा जो है वो एक्चुअली सर लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। जैसे इन्होंने जो क्या नाम है, लेवी स्ट्रॉस बात करते हैं। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो कोई भी चीज़ समझने का प्रयास करता है तो उसके साथ एक अमूर्त चीज़ें भी जुड़ी होती है, जैसे दिन और रात, चाय और वाय। यानी कि चाय के साथ अगर हम कुछ कह रहे हैं तो यानी कि केवल हम चाय की बात नहीं करें, जैसे चाय वाय पिया जाए, तो इसका मतलब हुआ कि चाय केवल हम चाय की केवल बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ हमें या फिर टोस्ट चाहिए या फिर नमकीन चाहिए, समथिंग हम कुछ मतलब उसके साथ एक जो है ऑब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जुड़ी होती हैं जिसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो इसको जो है ये हम उसी जैसे जो पर्सपेक्टिव होता है मैं थोड़ा ठीक है मैं थोड़ा सुधार कर दूं कि सटीक जवाब देना होगा। आपने लेवी स्ट्रॉस को बीच में ला दिया ना, वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा वहाँ। तो जवाब से पूछा जा रहा है कि दरिदा का ने क्या जोड़ा, तो विखंडनवाद जोड़ा किसमें? पोस्ट मॉडर्निटी। तो पोस्ट मॉडर्निटी की कम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट हो गई, सिर्फ यहीं तक का आप सीमित रहिए, लेवी स्ट्रॉस को बीच में मत लाइए। ठीक है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो अब आप बताइए ये डिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? सर विखंडनवाद जो है ये कॉन्सेप्ट लेवी स्ट्रॉस बताते हैं कि जैसे कोई भी टेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं कोई चीज़, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें हमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है जिसको हम डायरेक्टली नहीं समझ पाते हैं। तो उसको समझने के लिए हम उसका डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब उसको तोड़ के जो है उस पर्सपेक्टिव में, उस टेक्स्ट को उस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिससे उसके मूल अर्थ को हम समझ पाते हैं। नहीं मतलब एग्जाम्पल बताओ ना, इसको क्लियर करना होगा आपको। एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल जैसे सर हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो कोई पुस्तक अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऑब्स्ट्रैक्ट हैं। जैसे कि अगर हम प्रेमचंद जी की कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो प्रेमचंद जी की नॉवेल को अगर इस समय देखा जाए तो वो इतना ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। जैसे उसमें बहुत सी चीज़ें ग्रामीण समाज में जो है अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बारे में बताया जाता था, तो अब अगर देखा जाए तो उस तरीके से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन उस लेवल पे नहीं हो पाता है। तो उसको समझने के लिए सर हमको जो है डिकंस्ट्रक्ट थियरी का प्रयोग करना पड़ेगा
और उस पर्सपेक्टिव में हमें समझना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में कैसे जो है अपर कास्ट लोअर कास्ट का एक्सप्लॉइट करती थी। और कोई और बता सकता है, कोई और बता सकता है एग्जाम्पल? यस मैडम। सर जस्ट अभी अजय शुक्ला जी को सुनते सुनते मुझे दिमाग में ये आ रहा था ये एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ने मेरे से पूछा कि आप पीएचडी किस में कर रहे हो, तो जैसे कोई कम पढ़ा लिखा है तो उसको हम बोल देते हैं कि सब्जेक्ट बता देते हैं कि सोशियोलॉजी है या कोई सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट बता देते हैं। और कोई थोड़ा और जानने वाला होगा तो वो आपका फील्ड पूछेगा कि आपका फील्ड क्या है। तो जैसे हमने बता दिया कि वुमेन स्टडीज़ है, सब्जेक्ट मेरा सोशियोलॉजी हो गया, फिर उससे बताया कि हमने वुमेन स्टडीज़ है या रूरल स्टडीज़ है या कुछ, तो सब्जेक्ट से हमने फील्ड पे आए। फिर हमने यदि हम पर्टिकुलर अपना टॉपिक बता करके एग्जैक्ट चीज़ बताते हैं कि मेरा जो टॉपिक है वो ये है, तो ये विखंडन हो गया। हमने उस चीज़ को टुकड़ों में करके उसको एक्सप्लेन किया। तो आई थिंक ठीक है। और कोई? गुलशन मैडम, कोई एग्जाम्पल? ओके, अगर कोई और भी देना चाहता है तो। हेलो हाँ जी, कोई और भी एग्जाम्पल देना चाहता है? ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं विखंडन का मतलब है जो भी सोच बनी हुई है परंपरागत ट्रेडिशनल आपकी सोसाइटी को लेकर के है, या कोई भी कंसेप्ट है, पर्सनालिटी एक कंसेप्ट है, बुक एक कंसेप्ट है, तो आप उसको एक पूरे ओवरऑल एक उसमें देखते हो टोटलिटी में। डिकंस्ट्रक्ट ये कहता है कि आप ये जो सोच है इसको तोड़िए, अब आप उसको नए नजरिए से देखिए, नए नजरिए से मतलब उसकी यूनिट्स में देखिए। आपको बुक को समझने के लिए उसकी बुक बनती क्या, किन किन चीजों से मिलके बनती, इनको देखिए आप। मैं ये कहूँ कि जैसे कास्ट सिस्टम है, हम कास्ट सिस्टम को टोटलिटी में देखते हैं। यस, अब पोस्ट मॉडर्निटी इसको किस रूप में देखेगी, ये बताइए अजय जी। जी सर, इसको एक यूनिट के रूप में, जैसे कि कास्ट सिस्टम में जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब जैसे जो इसके मेरिट्स हैं डीमेरिट्स हैं, जैसे कि हायरार्की हो गई, तो हायरार्की हो गया। उसके बाद जो है जो मैरिज पर्सपेक्टिव है, तो इसके जो अलग अलग विशेषताएं हैं सर, उस संदर्भ में समझने का प्रयास किया जाएगा कि क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं और क्या नहीं। गुलशन मैडम सुन पा रहे हो? यस सर। आप बताओ, एग्जाम्पल बताओ। कास्ट सिस्टम को कैसे देखें, पोस्ट मॉडर्निटी? सर अभी मैं एक्चुअली बाहर हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। तो एक चीज को देखिए, जैसे अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति एक मोबाइल का यूज में ले रहा है, उसकी मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, उसकी बॉडी कहीं बनती है, उसकी चिप कहीं बनती है, उसकी पैकिंग कहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति को नहीं मालूम है जो व्यक्ति मोबाइल को उपयोग में ले रहा है। तो कहने का मतलब वो तो पर्टिकुलर एक विषय विशेषज्ञ ही है। ठीक है, हमने सोशियोलॉजी में भी आगे चल के क्या होगा, अलग अलग कोई थिंकर्स में स्पेशलाइजेशन होगा, किसी का क्रिमिनोलॉजी में होगा, किसी में अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। तो हमने क्या है, अब इसको विभाजित करने लग गए आगे और ज्यादा, यानी ये किससे रिलेटेड है, स्पेशलाइजेशन से। तो इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब अजय जी संक्षेप में पढ़ाइए आप इसको, मतलब टू द पॉइंट, ओनली 1 मिनट में, 1 मिनट में पढ़ाइए आप पोस्ट मॉडर्निज्म को। हाँ, पोस्ट मॉडर्निज्म या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो एक आधुनिक सिद्धांत का जो है अपडेटेड वर्जन है। अपडेट मतलब जो है इसका जो विवेचनात्मक पहलू है, जिसमें जो आधुनिक सिद्धांत में जो है कमियां रह गई थी उसको दूर करके और उत्तर आधुनिक
जो है सिद्धांत में प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें आधुनिक जो है हमेशा रैशनल की बात करता है, तर्क की बात करता है, लेकिन जो है पोस्ट मॉडर्निज्म है, इसमें जो है रैशनल के साथ साथ हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर जो है नजरिए क्या होता है। थैंक यू ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा फीडबैक दे देता हूँ कि आपको कुछ एक चीजों में बड़ा बदलाव करना है। कोई स्पीडली बोलने का प्रयास करें अभी आप, ठीक है। नॉलेज है, लेकिन वो क्या है कि फिर थोड़ा एक इफेक्ट प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। ये नॉलेज बहुत अच्छा है आपका, सारी जानकारी है। अगर हम उस चीज को स्पीडली बता दें तो जल्दी से बढ़ना चाहते हैं आगे आगे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रयास करना आप, और इस पे करना, बाकी बहुत अच्छा है आपका, थैंक यू सर। ठीक है। तो नेक्स्ट में आप जब भी आए थोड़ा स्पीडली, यानी मुझे कहना चाहिए बिल्कुल शार्पली, चुने हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। ओके ओके, थैंक यू। अब कौन आना चाहेगा स्वेच्छा से? सर, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड पॉइंट टू पोस्ट मॉडर्निज्म, जो मुझे लगता है, इफ यू अलाउ। जी। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है, पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसी थ्योरी है जो किसी में भी विश्वास नहीं करती है। लाइक इट डिस्ट्रस्ट, जो अभी तक जो भी हुआ है हर चीज को खारिज करती है। कोई भी थ्योरी हो, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हो गया, क्रिटिकल हो गया, आई मीन वो हर किसी को रिजेक्ट करती है और बोलती है कि एकदम अलग ही नजरिया ले, मतलब किसी को भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट उसने हर किसी को रिजेक्ट किया है। तो रिजेक्शन इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल। अच्छा, यही तो है वो डिकंस्ट्रक्शन, विखंडन। यही चीज है, ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट है, ठीक है। यही तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यही सब बताता है, पोस्ट मॉडर्निज्म तो यही बताता है कि सबका चश्मा सही हो सकता है। जैसे रेशनल, हमेशा मॉडर्निज्म में क्या होता है कि जो तार्किक है वही सही है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि आपका चश्मा भी सही हो सकता है, कि आप अपने नजरिए से आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं वो भी सही है। मतलब नहीं, मुझे लगता है पोस्ट मॉडर्निज्म कह रहा है कि किसी का भी चश्मा सही नहीं है। नहीं, पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहता है कि जो ट्रेडिशनल चश्मे चढ़ा रखे ना उनको उतार दो, नए चश्मे लगाओ, ये कहता है। तो वो पूजा मैडम कह रहे हैं, वो बात भी सही है कि आपने जो सारे चश्मे पहन रखे हैं वो उतार दीजिए, और आप भी कह रहे हो कि भाई हर एक अपना अपना चश्मा पहनिए नए तरीके से, मे भी वो सही हो सकते हैं, ये भी बात तो एक शब्द में कहें तो इसे संशयवाद कहेंगे। संशयवाद को लेकर के चलता है कि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता है। फिलोसॉफिकल थॉट हो गई उसमें, जैनिज्म, जैन सोसाइटी से। खैर वो चीज अपने से कनेक्ट नहीं हो पाएगी ऐसे। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो अजय सर से पूछना हो डायरेक्टली, ठीक है। एक दो चीजें ध्यान रखना इसमें, जैसे आपसे पूछ लेंगे दरिदा की बुक, माइकल फूको की बुक, बस जी, ठीक है। बाकी आपने पढ़ा है वो सारी चीजें, वो है ही है। नेक्स्ट, थोड़ा फास्टली चलना। आप कौन आना चाहेंगे? अभिलाषा मैडम, आपने तैयार किया? यस सर। प्लीज कैरी ऑन। जी सर। गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो मेरा टॉपिक है वो लेवी स्ट्रॉस है। तो लेवी स्ट्रॉस का जो थ्योरी है वो संरचनावाद का सिद्धांत है। लेवी स्ट्रॉस एक फ्रांसीसी मानवशास्त्री थे और उन्होंने संरचनावाद को दिया। तो संरचनावाद अगर हम देखें तो संरचनावाद का जो आविर्भाव हुआ वो जीन पॉल सौत्रे के अस्तित्ववाद का जो सिद्धांत था उसके विरोध स्वरूप इसका सिद्धांत विकसित हुआ। और अस्तित्ववाद क्या होता है, वो व्यक्ति पर केंद्रित होता है, जबकि संरचनावाद का केंद्र बिंदु जो है समाज या संरचना होती है। स्ट्रॉस चूंकि एक मानवशास्त्री थे तो उनके जो संरचनावाद का सिद्धांत है उसको मानवशास्त्रीय संरचनावाद भी हम कह सकते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से आदिम समाजों का अध्ययन किया संरचनावाद के अंदर,
और इन्होंने भाषा को महत्ता दी इसके अंदर। भाषा में हम देखें तो इन्होंने क्या किया कि आदिवासी समाज के मिथकों, गोत्र, बंधुत्व व्यवस्था को भाषा के आधार पर देखा है कि भाषा के आधार पर और भाषा के संदर्भ से ही हम इन सब को समझ सकते हैं। और अगर हम स्ट्रॉस के जो संरचनावाद के योगदान को हम देखें तो इन्होंने विनिमय का संरचनावादी सिद्धांत दिया। तो इन्होंने 3 प्रकार के विनिमय बताए। इसमें पहला है दिन प्रतिदिन की वस्तुओं का विनिमय, दूसरा है संदेशों का यानी सूचनाओं का विनिमय, और तीसरा समूहों के बीच में स्त्रियों का विनिमय। तो जो समूह के बीच में स्त्रियों का विनिमय है उसके अंदर इन्होंने बताया कि जो स्त्रियां हैं वो 2 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, एक तो बहन समाज की स्त्रियां और पत्नी समाज की स्त्रियां। तो जो इनमें जो विनिमय होता है उसी के आधार पर संस्कृति का जन्म होता है। जो पहले प्राकृतिक अवस्था में होते हैं और जब ये स्त्री का विनिमय होता तब संस्कृति बनती है। फिर इन्होंने गोत्र और नातेदारी को समझाया। तो इन्होंने 4 प्रकार की नातेदारी बताई है, भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र और मामा भांजा। और ये सभी जो नातेदारी के प्रकार हैं वो नातेदारी अणु हैं, इन्होंने बताया। नातेदारी अणु का मतलब ये प्रारंभिक ढांचा है और इसी से ही समाज का जो है वो निर्माण होता है। और फिर इन्होंने मिथकों की व्याख्या की। मिथकों की व्याख्या जो है इनका एक सबसे प्रिय विषय था। और इनके अनुसार जो है पौराणिक गाथाएं जो हैं उनको मिथक कहते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने बताया कि सांस्कृतिक नायक है वो देवता और मानव दोनों होते हैं, यानी कि आदर्श आचरण जो है मिथक, आदर्श आचरण के द्वारा मिथक समुदाय की नैतिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। और फिर इन्होंने टोटमवाद की भी व्याख्या की। तो अगर हम टोटम में देखें तो सबसे पहले दुर्खिम ने तो टोटम बताया, लेकिन जो टोटम की संरचना बताई वो लेवी स्ट्रॉस ने बताई। और इन्होंने बताया कि आदिवासियों के अचेतन मन में जो है आदिवासियों की जो अगर व्याख्या करें उनके मन की तो वो टोटम और मिथक के द्वारा कर सकते हैं। फिर इन्होंने मेंटल यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी की बात की कि सभी मनुष्य जाति जो है उसकी मानसिक एकता है, दुनिया के सभी लोगों की जो है सोचने की प्रक्रिया, बेसिक स्ट्रक्चर माइंड का सबका सेम होता है। जो मतलब फिर डिफरेंस होता है वो कैसे होता है, तो डिफरेंस होता है तकनीकी साधनों के उपयोग की वजह से, आविष्कार वगैरह होते हैं तो उसकी वजह से होता है, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम होता है। उसके बाद लेवी स्ट्रॉस ने बाइनरी अपोजिशन यानी दोहरे विरोध की बात की। इनके अनुसार जैसे जो वास्तविक अर्थबोध निकलता है वो ड्युअलिटी बाइनरी अपोजिशन की वजह से निकलता है। बाइनरी अपोजिशन जैसे पुरुष स्त्री, उजाला अंधेरा, तो इनमें आपस में जो विरोध होता है एक कॉन्सेप्ट की वजह से दूसरे कॉन्सेप्ट का मतलब निकलता है। यानी कि अगर हम उजाला की बात करें तो उजाले का मतलब प्रकाश है, दिखाई देता है, तो उसी की वजह से अंधेरा भी मतलब जो है वो हमें पता चलता है कि इसलिए अंधेरा भी है। तो फिर इन्होंने स्वरूप फॉर्म की बात की कि मनुष्य के मस्तिष्क की बनावट भाषा एक जैसी है, एलिमेंट्री स्वरूप का परिवर्तन नहीं होता है। आदिम और आधुनिक मनुष्यों के मस्तिष्क में अभी भी समान है, जो चीज़ समान है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वही फॉर्म है। फिर पौराणिक गाथाओं में इन्होंने आदम ईव यानी पुरुष स्त्री की पौराणिक गाथाओं की इन्होंने व्याख्या की। इस पौराणिक गाथा पर समाज की आधारशिला रखी गई, इन्होंने बताया। और जो स्ट्रॉस का संरचनावाद है वो मानसिक गतिविधियों का परिणाम है। यह संरचनावाद जो है ज्ञान की अपेक्षा दर्शन थोड़ा ज़्यादा है। इन्होंने इनकी जो बुक्स हैं उनमें द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, द स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, द सैवेज माइंड, ये मुख्य पुस्तकें हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके मैम प्लीज एक बार बुक्स और रिपीट कर दीजिए। हाँ, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, द स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, द सैवेज माइंड, और एक और पुस्तक है इनकी द नेकेड मैन। यस, मेरे कुछ सवाल हैं। स्ट्रक्चर
तो लेवी स्ट्रॉस के अनुसार स्ट्रक्चर क्या है? सर लेवी स्ट्रॉस ने बेसिक जो स्ट्रक्चर की बात की है, वो कहते हैं कि जो सभी समाज है उनका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अभिव्यक्तियों में अंतर जो है वो तकनीकी कारणों की वजह से दिखाई देता है। नहीं, स्ट्रक्चर क्या है? मतलब ये भाषा है या विचार है? क्या कहना चाहते हैं? स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर लेवी स्ट्रॉस के अनुसार केवल एक माइंड सेट है, विचार है, या फिर एक भाषा से बना हुआ एक पुंज है, या फिर मतलब सर हमारे। वैसे तो ये भाषा को मुख्य देते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट सर नहीं पता सर। ठीक है, नाडेल भी पढ़ना आप। जी सर। तो वो ये सवाल पूछ सकते हैं कि स्ट्रॉस और नाडेल में क्या डिफरेंस है सोशल स्ट्रक्चर को लेकर। तो आपने बताया कि लेवी स्ट्रॉस केवल जो मानसिक फॉर्म्स है ना, उसी को स्ट्रक्चर का रूप देता है, और ये भाषा से बनता है। तो हमारे अंदर जो विचार है पहले से ही है, वही स्ट्रक्चर है। जी सर। ठीक है, नाडेल इसको थोड़ा सा अलग कर देता है। वो कहता है कि बाहर जो है पहले से ही विद्यमान, वो मतलब ऑब्जेक्टिव रूप से सोसाइटी है, ऑब्जेक्टिव रूप से स्ट्रक्चर है। हाँ जी सर। ये थोड़ा सा ये कर लेना। बाकी आपसे ये पूछा जाए तो जैसे आपने पॉइंट टू पॉइंट बताया ना, तो आप इसको पहले एक लाइन जरूर बोलना कि लेवी स्ट्रॉस ने सोशियोलॉजी में बड़ा योगदान दिया है। इनकी कंसेप्ट्स ये है 1 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना। कल्चर के रूप में उनको क्या है, कल्चर किस रूप में कहा है, कल्चर के बारे में। संस्कृति को उन्होंने सर विनिमय के द्वारा समझाया है। उन्होंने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था से सांस्कृतिक अवस्था में आने के लिए स्त्री विनिमय जो होता है, एक्सचेंज जो होता है, उसी के आधार पर संस्कृति का निर्माण होता है। ठीक। थोड़ा सा इसको विनिमय सर, इनके अकॉर्डिंग विनिमय से ही संस्कृति उत्पन्न होती है। ऐसे संस्कृति मतलब बहन समाज की होती है और एक स्त्री समाज की, मतलब आपस में जब उनका एक्सचेंज होता है तभी संस्कृति उत्पन्न होती है। मतलब इंट्रैक्शन से। हाँ जी सर। हाँ, तो एक चीज और बताई थी आपने। जी सर। उसको क्या कहा था? दो, जैसे पुरुष स्त्री, बाइनरी। ये थोड़ा बताओ दोबारा से। सर बाइनरी ऑपोजिशन मतलब किसी भी चीज का जब जो अर्थ निकलता है वो उसके विरोध, मतलब उसकी विरोधी जो वस्तु होती है उसी की वजह से निकल सकता है, या उसी की वजह से हम समझ सकते हैं। तो ये जैसे जी सर। क्या ये द्वंद्ववाद से संबंधित है क्या? नहीं सर, द्वंद्ववाद नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक। द्वंद्ववाद सर जहाँ तक मुझे लगता है ड्युअलिटी जो है गिडेंस का, उसमें आता है आई थिंक। नहीं मैम, द्वंद्ववाद जो है वो हीगल बात करते हैं, तत्पश्चात जो है कार्ल मार्क्स बात करते हैं। ड्युअलिटी दूसरी चीज है। जब हम ये चीज बोलेंगे ना तो ये क्वेश्चन आता है भाई ये द्वंद्ववाद से कैसे अलग है? जी सर। सर द्वंद्ववाद जो है वो दोनों वस्तुओं को आपस में विरोधी मानते हैं, बट ये बोलते हैं कि एक के मीनिंग की वजह से दूसरे का मीनिंग निकलता है। मतलब एक कॉन्सेप्ट हमें पता है जैसे पुरुष और स्त्री है, तो इन दोनों के विरोध की वजह से मीनिंग निकलता है, बट ये आपस में विरोधी नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एग्जैक्टली, ये कॉम्प्लीमेंट्री है और वो दोनों को विरोध में खड़ा देखता है। वो विरोध में खड़ा देखता है। हाँ, ऐसे बिल्कुल। जी सर। ठीक है, बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने। थोड़ा वीडियो अगर ऑन कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। एक दो सवाल ऐसे होने चाहिए कॉन्फिडेंसली। ओके। अब आप बताइए इसकी मुख्य बुक्स कौन सी है स्ट्रॉस की? सर स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी और सैवेज माइंड, नेकेड मैन, और एक और चीज एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। ओके, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन
ठीक है ना, इसको थोड़ा सा देखना। अपन लास्ट में इसको थोड़ा सा अपन इस पे डिस्कस करेंगे, याद रखना, आप याद दिलाना सेशन एंड पे। जी सर। ओके, अब आप बंद कीजिए प्लीज। थोड़ा सा मुझे क्या है कि एक बार जवाब देते वक्त होना चाहिए अपना, तो थोड़ा खुल जाओगे आप, प्रैक्टिस होगी एक दो बार। नेक्स्ट प्लीज। ममता मैडम आप रेडी हैं? श्योर सर। ओके। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा जो टॉपिक है वो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, और जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म है उत्तर उपनिवेशवाद, वो ये वो विमर्श है या स्टडी है जो कि ब्रिटिश के द्वारा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी कॉलोनीज स्थापित की गई और वहाँ पे उनकी कॉलोनीज के स्थापित होने के बाद क्या क्या परिवर्तन आए वहाँ के समाज के स्ट्रक्चर में, भले ही वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, या वहाँ का जो भी सामाजिक जीवन है उसमें जो चेंज आए उनकी वजह से, कॉलोनिज्म की वजह से। तो इससे रिलेटेड ये थ्योरी है। और सबसे पहले जो हम इस पोस्ट कॉलोनियलिज्म को, वर्ड को, शब्द को देखते हैं तो वो हम देखते हैं एक बुक के अंदर। वो बुक है ओरिएंटलिज्म, जो कि 1978 में आई थी। इसके राइटर हैं एडवर्ड सैड। ये एक पॉलिटिशियन थिंकर थे और फर्स्ट टाइम इन्होंने ये आइडिया दिया पोस्ट कॉलोनियलिज्म का। ये थ्योरी आई थी 20th सेंचुरी के मिड के अंदर आई थी। और इस थ्योरी में हम देखते हैं कि जो कैसे कॉलोनियल एम्पायर कोलैप्स हुआ और जो कॉलोनीज जिन कंट्रीज में कॉलोनीज थी उन्होंने कैसे राइज किया। तो वो सब चीज़ें हम इस थ्योरी के अंदर देखते हैं। और इससे रिलेटेड जो पोस्ट कॉलोनिज्म से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। और इश्यूज क्या हैं कि इसमें हम देखते हैं स्टडी ऑफ इंडियन कॉलोनिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इवोल्यूशन ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस, रिलेशनशिप बिटवीन कॉलोनियल पावर एंड कॉलोनाइज्ड कंट्रीज। और इसमें देखते हैं हम स्टडी ऑफ कल्चर, लिटरेचर एंड सोसाइटी। ये सारा कुछ इसमें देखते हैं हम। और इससे रिलेटेड जो थिंकर्स हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं वो हैं होमी के भाभा, गायत्री चक्रवर्ती, एडवर्ड सैड, हेनरी लुइस, सलमान रश्दी, एमी सीजर, जिनकी बुक है पोस्ट कॉलोनिज्म। ये थिंकर्स हैं। और एक है अब्दुल जैन मोहम्मद और बेनिता पेरी, और अल्बर्ट मैमी भी है। अल्बर्ट मैमी की बुक है कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड, द पिलर ऑफ साल्ट। ये बुक्स हैं। और कहा जाता है कि 1/5 पार्ट जो वर्ल्ड का था उस पर ब्रिटिश कंट्रीज ने अपनी कॉलोनीज स्थापित करी थी। और इसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बर्मा, सूडान, ये सारे कंट्रीज ब्रिटिश कॉलोनीज बने हुए थे। और यहाँ पे केवल पॉलिटिकल ही उन्होंने अपना बिजनेस ही नहीं किया और वहाँ राजनीतिक परिवर्तन ही नहीं आए, बल्कि उनका पूरा स्ट्रक्चर जो था उसमें उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन कर दिए। फॉर एग्जांपल, आज जो हम अंग्रेजी की बात करते हैं, जबकि अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, एक सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, वो अंग्रेजी भी ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश कॉलोनिज्म का ही एक दिया हुआ वो है। सर दैट्स ऑल, मेरे को इतना ही मिला था गूगल पे। एक चीज मैं बताना चाहूँगा जी। एक बात, बहुत सारी बुक्स का नाम मत बताना। वो आप ऐसा लगेगा आपसे पूछेंगे क्या आपने पढ़ा है इनमें से किसी को? इतना याद रहने वाला भी नहीं है, इतनी सारी बुक्स, सोशियोलॉजी में इतना सारे राइटर्स, इतनी सारी बुक्स, नॉट पॉसिबल। हाँ, तो आप जो है उस जब एक्सप्लेन करो ना, तो जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो कोशिश करना वही बुक बताना, कुछ वो पूछे तो। अदरवाइज अपने को ये चीजें डालनी नहीं, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। वो पूछेंगे फिर ऐसा लगेगा यार रटा के बोल रहा है। हमें उस चीज को, उसको ये जाहिर करना है उनको कि ये चीजें हमारी समझ में है, रटा नहीं, हमें समझा है। तो एक तो ये है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ आपको। एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, अभी मैंने वर्जीनियस खाका के बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने एक डबल कॉलोनिज्म थ्योरी दी है। डबल कॉलोनिज्म थ्योरी, वो थ्योरी ये कहती है कि जो ट्राइबल से रिलेटेड है ये, और इस थ्योरी में वर्जीनियस खाका बोलते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज जो थी इंडिया की, उनको
कॉलोनिज्म के डबल इफेक्ट झेलने पड़े। एक तो जो ब्रिटिश के द्वारा उनका जो शोषण हुआ वो तो था ही, और एक जो इंडिया की गैर जनजातीय जो समुदाय थे उनके द्वारा भी उनका शोषण किया गया। तो वर्जीनियस काका डबल कॉलोनिज्म थ्योरी के बारे में बताते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है ना पोस्ट कॉलोनियल, ये कंसेप्ट इसको क्या महत्व है, क्यों पढ़नी चाहिए? इसको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म की अभी बात करी तो मैं ये मानती हूँ कि जो पूरे पहले के जो वृत्तांत है वो आज के टाइम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, लेकिन हम पोस्ट कॉलोनिज्म को पढ़ करके इन पिछले 200 सालों में जो भारतीय समाज में बदलाव आए हैं, क्यों आए हैं, हम उसको समझ सकते हैं। और हम अपनी संस्कृति का महत्व वो समझ सकते हैं। ब्रिटिश कॉलोनिज्म की वजह से हमने क्या खोया और क्या हमें परिवर्तन नहीं होने चाहिए थे, क्या परिवर्तन आवश्यक थे और क्या हम पे थोप दिए गए, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, मतलब रेलिवेंट चीज़ है। क्या पोस्ट कॉलोनियल एरा ने सांस्कृतिक पहचान या पहचान का संकट जिसको कह सकते हैं, या फिर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये उत्पन्न किया है? क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष। सभ्यताओं का वो वर्ड समझ में नहीं आया। सभ्यताओं का संघर्ष, सभ्यताओं का संघर्ष, ये कंसेप्ट सुनी होगी आपने? जी हाँ, यदि हम देखते हैं एम.एन. श्रीनिवास के कॉन्सेप्ट में वेस्टर्नाइजेशन, कल्चराइजेशन, तो हमें लगता है कि ब्रिटिश कंट्रीज ने अपनी संस्कृति जो थोपी है उसका ये कहीं ना कहीं तो रहा है कि भारतीय संस्कृति जो है वो आज देखिए कि संस्कृत लैंग्वेज का कोई महत्व नहीं रहा है। मैं थोड़ा सुधार कर दूं इसमें, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन एक स्ट्रेटेजिक प्लानर था हटिंगटन, सैमुअल पी हटिंगटन, उन्होंने दी कि जब 1990 के आसपास। हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ, 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तब उन्होंने एक कंसेप्ट दी थी और उसमें उन्होंने बताया कि भविष्य में इन सभ्यताओं का संघर्ष होगा, जैसे अफगानिस्तान में, इसी प्रकार से आप इराक को देख सकते हो, यानी मध्य पूर्व के जो भी देश हैं जो मुस्लिम सभ्यता है उसका संघर्ष उन्होंने क्रिश्चियन सोसाइटी से बताया। तो इसको उन्होंने सभ्यता संघर्ष के रूप में, तो ये तब हुआ जब पोस्ट कॉलोनियल मतलब बाई प्रोडक्ट है उसका उपनिवेशीकरण का। दूसरी जो समस्या इससे संबंधित जोड़ी जा सकती है वो सवाल ये बनता है, क्या सांस्कृतिक पहचान का संकट उत्पन्न हो? सांस्कृतिक पहचान का संकट क्या है? जब हम अपनी मूल संस्कृति को भूल करके दूसरी संस्कृति को अडॉप्ट कर लेते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम उस संस्कृति को जिसको हमने अडॉप्ट किया है उसको भी हम कैरी नहीं कर पाते हैं, और हमने हमारी जो मूल संस्कृति थी उससे तो हम बहुत आगे आ ही चुके हैं। तो ये संस्कृति का पहचान हो जाता है, अपने मूल वजूद को पहचानना। कि हम अभी ट्राइबल कम्युनिटीज को ले सकते हैं कि जो इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज है उनमें काफी चेंजेस आए हैं और वो अपनी मूल पहचान खो चुके हैं, और इस वजह से है ना बहुत सारी समस्याएं भी उनमें देखने को मिल रही है। पहचान का संकट, पहचान का संकट क्या है कि मतलब समूह में संघर्ष उत्पन्न कर देता है। आप सही कह रहे हो कि जैसे आदिवासी समाज का उदाहरण दिया, ठीक है। आप इस जैसे एक आरक्षण आंदोलन हुआ था, कोई भी कास्ट लेके करती है, तो वो इसको सांस्कृतिक पहचान के संकट से जोड़ सकते हो क्या? ऐसा बोल सकते हैं क्या उसको? नहीं सर, आरक्षण एक अलग चीज है, उसको सांस्कृतिक संकट से कैसे जोड़ेंगे? तो
इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई उपनिवेशीकरण के बाद के युग में? पर यदि शिवसेना यदि वैलेंटाइन डे का विरोध करती है तो ये एक वो हो सकता है कि वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मुहिम कर रही है। ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा था कि पोस्ट कॉलोनियल युग में कौन सी समस्याएं खड़ी हुई? एक सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से। अभी अपन ने जिक्र किया था ना, वो ही बताना है। आपसी विभिन्न समूहों में झगड़ा हुआ, संघर्ष होने लग गया, पहचान का संकट। ठीक है है ना, दिमाग की वही बात पूछी जा रही। ठीक है जी सर। ओके सर, आई वुड जस्ट लाइक टू से समथिंग टू ममता मैम। मुझे उनके आंसर्स अच्छे लगे, जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे उसके लिए। थैंक यू। कोई सवाल? ममता मैडम से कोई सवाल करना चाहते हैं आप? तो जैसे अभी मैंने बताया कि आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, मैम बता सकती? नहीं, ये तो ध्यान नहीं है, आप ही बताइए। हो तो अदरवाइज इसको ग्रुप में डालना जिसके भी नजर में आए। ठीक है सर कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन पर्सपेक्टिव में सर ये बात करते हैं योगेंद्र सिंह, जो बताते हैं कि वैश्वीकरण के दौर में जो है वो लोग अपने मतलब लोगों के क्या हुआ है कि पहचान की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो आप ये कहना योगेंद्र सिंह ने दी है? जी सर। शायद ये नहीं है, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन योगेंद्र जी नहीं है। वो देखेंगे है ना, जो भी आएगा याद आएगा तो ग्रुप में डाल दो। सर मैंने तो वो किया है सर, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि योगेंद्र सिंह का है ग्लोबलाइजेशन पर्सपेक्टिव में। ठीक चलो और देख लेंगे है ना, अच्छे से कंफर्म करेंगे। ओके सर। अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, ये सारी चीजें हम इससे नहीं जोड़ सकते हैं क्या कि ये पोस्ट कॉलोनियल का एक इफेक्ट है, साइड इफेक्ट, या उनकी प्रॉब्लम से उनकी वजह से अराइज हुई? जैसे कि शहरीकरण से ही स्लम्स हुए हैं, उससे पहले तो इंडिया में स्लम्स शहरीकरण उपनिवेश के कारण नहीं हुआ सर, औद्योगिकीकरण की वजह से तो हुआ है ना शहरीकरण। औद्योगिकीकरण का कारण उपनिवेशीकरण नहीं है तो लेकिन पोस्ट कॉलोनियल की वजह से कि कॉलोनीज बसाई उन्होंने, इंडस्ट्रीज बसाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन हुआ तो स्लम्स हुए, तो ये इंटर रिलेटेड तो है ही ना सारी चीजें। सर ये एक तरीके से मैम को थोड़ा मैं इंटरप्ट करूंगा। जैसे सर जो अपने यहाँ घुरिये साहब बात करते हैं, वो कहते हैं कि भारत में जो है वो जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नहीं हुआ है सर, क्योंकि अगर देखा जाए जो है अपने यहाँ पहले ग्रंथों में तो अपने यहाँ नगर पहले भी रहे हैं, तो ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक कंसिक्वेंस माना जाए कि हाँ अर्बनाइजेशन हुआ, तो मुझे नहीं लगता है। ऐसा नहीं है। शहरीकरण एक अलग कॉन्सेप्ट है और अलग ही उसके कारण है। अनेक शहर ऐसे जो धार्मिक कारणों से हैं, कुछ पॉलिटिकल के कारण है, कुछ कल्चरल में से एक कारण ये हो सकता है कि हाँ औद्योगिकीकरण, कुछ नगर जो बसे हैं जैसे राउरकेला हो गया, भिलाई हो गए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्सपेक्टिव से बसाए गए हैं, तो वो सर अलग है। लेकिन अगर देखा जाए तो नगरीकरण अपने यहाँ जो औद्योगिकीकरण का परिणाम नहीं। तो ये नहीं बताएं तो ये अच्छा है मैडम। ठीक है, इसका इससे लिंक नहीं। ओके नेक्स्ट कोई और? सुनील जी आपने तैयार किया? ओके प्लीज। हेलो। हाँ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ गुड इवनिंग। सर मेरा हैदराबाद को सीखा, आपने हैदराबाद के बारे में बताना, थोड़े टाइम कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही अभी सर? हाँ अब सही आ रही, बिल्कुल। हेलो। यस आ रही है बिल्कुल। अभी आ रही है क्या सर?
बिल्कुल बिल्कुल। हेबरमास सर जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे और फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से संबंधित हैं। मैंने द्वितीय पीढ़ी के विचारक रहे हैं और आधुनिक समाजशास्त्र में विवेचनात्मक दृष्टिकोण के लिए इनको खास करके जाना जाता है। इनकी जो मेन थ्योरी हैं वो इन्होंने पब्लिक स्फीयर के बारे में बात की है, साइंस का क्रिटिसिज्म किया है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन की इन्होंने दी है और इन्होंने लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात की है अपनी सोसाइटी में। मेनली अगर हम देखें तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है वो मार्क्स में सुधार किया है इन्होंने, क्योंकि मार्क्स जो फ्रैंकफर्ट समुदाय है एक्चुअली वही मार्क्स के क्रिटिसिज्म पे बेस है और मार्क्स कहता था कि पूंजीवाद खत्म हो जाएगा। तो हेबरमास बोलते हैं कि अभी वर्तमान कंडीशन में हम देख रहे हैं कि मतलब पूंजीवाद का तो और विस्तार हो गया है, तो मानवता का उद्धार ये भी चाहते हैं। तो इनका मेनली वर्क है कि वर्तमान परिस्थितियों में कैसे हम मतलब मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मार्क्स की प्रेक्टिस की थ्योरी थी उस पर मेनली प्रैक्टिकल में वर्क करना चाहते हैं। तो इनके हम उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो मेन थ्योरी है उनके बारे में बात करके हम एक समझ विकसित करेंगे। तो इन्होंने जो पब्लिक स्फीयर की जो सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा दी है वो इनकी बुक थी जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर 1962 में आई थी, इसमें इन्होंने दी है। इनका कहना था कि पूंजीवाद के विस्तार के कारण क्या है कि अभी जो वेबर का नौकरशाही था वो एकदम और बढ़ गया है और राज्य के कानून द्वारा मतलब व्यक्ति पे क्या है कि सामाजिक नियंत्रण जो नियंत्रण है वो ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और जो सार्वजनिक क्षेत्र था जहाँ पे मतलब जन सामान्य लोग अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कस करके उनका जो हल खोजते थे वो कमजोर हो गया है। तो हेबरमास सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार फिर से उसको लाना चाहता है। सार्वजनिक क्षेत्र के एग्जाम्पल हम अगर देखें तो जो हेबरमास में दिए वो नॉर्मली जनरली कॉफी हाउस, जो न्यूज पेपर या क्लब हाउस, जहाँ भी मतलब पब्लिक बैठ के सामान्य समस्याओं पर बात करके उनका एक तार्किक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती है। सेकेंड जो थ्योरी इन्होंने दी है वो साइंस को क्रिटिसाइज किया है। हेबरमास का कहना है कि विज्ञान ही सब कुछ नहीं है, साइंस तो मतलब ज्ञान का एक प्रकार है और जिसका उद्देश्य मनुष्य का हित साधना है, मतलब एक मनुष्य के हित को पूरा करना है। तो इन्होंने इसी में क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पूंजीवाद के चुनाव मतलब पकड़ में कर लिया है और उसका यूज वो पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। ज्ञान के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं जिसमें इन्होंने अनुभूत, ऐतिहासिक और विवेचनात्मक बोले हैं। अनुभूत अगर हम देखें तो मतलब जो हम फिजिकल वर्ल्ड में जो भी अनुभव कर रहे हैं, ऐतिहासिक मतलब जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनके जो इंटरप्रिटेशन से हम सोसाइटी को समझ रहे हैं। और विवेचनात्मक के अंदर इन्होंने रखा है कि जो मनुष्य पे दबाव होते हैं, जो प्रेशर होता है, जो प्रभुत्व है, उसको उजागर कैसे करना है। इसी की बात करते हुए उन्होंने 3 प्रकार के हित भी बताएंगे, तकनीकी, व्यवहारिक और डायरेक्ट। इन्हीं की बात करते हुए हेबरमास नेक्स्ट थ्योरी है लेजिटिमेशन क्राइसिस, ये उन्होंने सेम नाम से बुक लिखी थी जो 1976 में पब्लिश हुई थी। हेबरमास का कहना है कि वर्तमान में वेदता का संकट पैदा होता है और वेदता का संकट का कारण क्या है कि राज्य का आर्थिक क्षेत्र में दबाव है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का नियंत्रण हो गया है और राज्य समस्याएं जो मैनली समस्याएं हैं उनको सार्वजनिक क्षेत्र में बहस के लिए नहीं रखता है, उनको एक मतलब तकनीकी जाना करना देता है, तो जिसके कारण वेदता का संकट पैदा होता है। मैंने इसमें सोसाइटी को सर 3 सबपार्ट में डिवाइड किया है, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। अगर हम आर्थिक की बात करते हैं तो मतलब अगर हमारी इकोनॉमी है
तो मतलब प्रोडक्ट उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है जितनी लोगों की आवश्यकताएं हैं। तो आर्थिक संकट आएगा। राजनीतिक संकट की हम बात करें तो इसमें मतलब अगर जो लोग पदों पे बैठे हुए हैं सरकार में, अगर उनमें निर्णय लेने की कैपेसिटी नहीं है तो राजनीतिक संकट आएगा। और सांस्कृतिक में देखें तो हेबरमास ने एक्चुअली सांस्कृतिक संकट को सांस्कृतिक को ज़्यादा महत्व दिया है। इसमें बोला है कि लोगों में कार्य करने की प्रतिबद्धता नहीं रहती, प्रेरणा नहीं रहती। लोग क्या है कि जैसे जो सिस्टम चल रहा है सोसाइटी में बस चल रहा है, उसको उसमें कुछ चेंज को तरक्की को करने की प्रेरणा नहीं रहती। तो इसके कारण अभी हेबरमास बोलते हैं कि अभी प्रेरणा का संकट आ जाता है। और यही संकट है जो वेदता को मतलब वेदता का संकट के रूप में अभी प्रेरणा के अभाव के कारण वेदता का संकट आता है। तो हेबरमास मेनली इसके थ्रू समझाना चाहते हैं कि हमें कम्युनिकेशन के जरिए, संचार के जरिए क्या है कि इससे बचना है और लोगों के एक मोटिवेशन पैदा करना है ताकि वो जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करके सॉल्यूशन निकाल सकें। लास्ट थ्योरी है सर कम्युनिकेटिव थ्योरी है। ये हेबरमास की मेनली सेंटर में रखा है। हेबरमास ने संचार क्रिया को अपनी थ्योरी के सेंटर में रखा है। जो बुक है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, उसी में उसका वर्णन किया गया है। हेबरमास का कहना है कि जो भाषा है वही मतलब इंटीग्रेशन करती है, वही बांधती है। जो लोग समान भाषा बोलते हैं आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, जो इनके मतलब जो सिंबल्स एक जैसे हैं तो आपस में इंटीग्रेशन बढ़ेगा। रोजमर्रा की दुनिया में वो सामान्य मतलब भाषा के ताने बाने में भूलेंगे। हेबरमास का कहना है कि भाषा विकसित नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें उत्तर होना चाहिए, सभी को समान अवसर प्रदान होने चाहिए तो अपना पक्ष रखने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने आइडियल स्टेट कम्युनिटी का एक उदाहरण दिया है। जैसे मार्क्स कहते थे सर इकोनॉमी से सोसाइटी बदल सकती है, हेबरमास कहते हैं कि कम्युनिकेशन से सोसाइटी मेनली यही है कि सर हेबरमास का कहना है कि आज का जो समाज है वो कुछ नहीं होकर संचार क्रिया द्वारा ही मतलब बनाया गया है। तो इसको सर मैं अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो यही कहना कि हेबरमास ओनली जो मार्क्स की थ्योरी है उसको आज के युग में मतलब प्रैक्टिकल रूप में देकर लोगों की समस्याओं का निवारण चाहते हैं और इसके लिए मतलब संचार क्रिया को बीच में रखते हैं। ओके सर, थैंक यू। आप कैमरा ऑन कीजिए एक बार। ओके तो ये प्रॉब्लम हुई है कि आवाज ठीक से सुन नहीं पाई। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ बहुत अच्छा नॉलेज था। लेकिन आवाज में प्रॉब्लम से सब लोगों को इसका प्रॉफिट नहीं मिल पाया है ना। तो ईयरफोन और ये थोड़ा सा आप नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखिएगा। अब मैं संक्षेप में पूछ रहा हूँ आपको, हेबरमास ने कौन कौन सी कंसेप्ट दी? सर पब्लिक क्रिटिक्स ऑफ लेजिटिमेशन क्राइसिस, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव। आवाज में इंटरप्शन है, दोबारा से बताइए। पब्लिक स्फेयर लेजिटिमेशन क्राइसिस, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव, क्रिटिक्स ऑफ। ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाकी ठीक है। चलो तो सुनील जी नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा नेटवर्क का ध्यान रखिएगा। बड़ी अच्छी जानकारी थी और ये बहुत अच्छा टॉपिक था और इससे सब लोग बहुत ही अच्छा लाभ उठा सकते थे, पर थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम हो गई। हालांकि रिकॉर्डिंग की है, कोशिश कर लेंगे, उसको मैं भेजूंगा आपको। आप लोग सुनना इसको और समझने की कोशिश करना, या फिर दोबारा से रख देंगे इस टॉपिक को फिर कभी। ठीक है। नेक्स्ट सैनी जी, आरपी सैनी जी, आप तैयार हैं?
हाँ सर। ओके, थोड़ा आवाज अच्छे से क्लियर रखना और अपना टॉपिक शुरू कीजिए प्लीज। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं राजेंद्र प्रसाद सैनी सीकर राजस्थान से हूँ सर, और मेरा टॉपिक है मैकडोनाल्डाइजेशन। जैसे मैकडोनाल्ड सोसाइटी होती है जलपान गृह, उस पर है सर। तो सर इस टॉपिक पे जैसे अमेरिकन समाजशास्त्री जॉर्ज रिटजर ने अपनी पुस्तक लिखी है द मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी 1953। इसमें आपने बताया कि आधुनिक समकालीन सिद्धांत हैं उनके संदर्भ में जिस तरह संगतता रेशनैलिटी के सिद्धांत को। अभिलाषा मैडम माइक ऑफ कीजिए प्लीज। सॉरी सर। जिस तरह मैक्स वेबर ने बुद्धि संगतता के सिद्धांत को औपचारिक संरचनाओं यानी ब्यूरोक्रेसी पर लागू किया, वैसे ही जॉर्ज रिटजर ने औपचारिक संरचनाओं को जलपान गृह पर लागू किया। मैकडोनाल्ड तो एक और कुछ न होकर वो अमेरिका का एक रेस्टोरेंट है जहाँ मतलब जलपान गृह है, जिसकी विश्व के अनेक देशों में अनेक शाखाएं हैं। भारत में भी अनेक महानगरों में इसकी अनेक शाखाएं हैं। इसमें खाने की वस्तुएं तुरंत में परोसी जाती हैं। रिटजर के अनुसार फास्ट फूड देने के पीछे बुद्धि संगतता यह है कि आधुनिक समय आवाज बीच में कटती है ना, थोड़ा सा नजदीक होके बोले ताकि आवाज में अच्छा हो। हाँ जी। आधुनिक समय में प्रत्येक व्यक्ति घर, दफ्तर और बाजार की भागदौड़ में दिन भर घूमता रहता है और वह फटाफट कुछ खाने के चक्कर में रहता है और उसकी आवश्यकता पूर्ति जलपान गृह मैकडोनाल्डाइजेशन करते हैं। परिणाम स्वरूप सभी विकसित समाजों में आधुनिकता का यह संरचनात्मक रूप देखने को मिलता है, और इस अर्थ में मैकडोनाल्ड गृह जो अति बुद्धि संगतता का एक उदाहरण मात्र है और आधुनिकता का एक लक्षण भी है। विश्व के सभी भागों में ये पाया जाता है। अब मैकडोनाल्डाइजेशन के 4 प्रमुख सिद्धांत है सर, जो है प्रथम सिद्धांत है कार्य क्षमता का, दूसरा गणना योग्यता, और तीसरा है पूर्वानुमान एवं मानकीकरण, और चौथा सिद्धांत है नियंत्रण का। इसमें सर मुझे इतना ही मैटर मिला हो। ठीक है, एक बार कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। सैनी जी कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ ठीक है। तो मैकडोनाल्डाइजेशन है, ये एक नई कल्चर है। हेलो। हाँ सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ आ रही है। आवाज ही नहीं आ रही है सर। नेटवर्क इशू होगा सर। अरे मैम। हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्कार जी। कैमरा ऑन कीजिए। जी सर। माइक भी उनका म्यूट है। हाँ ठीक है। अब मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ सर। हाँ जी। हाँ तो ये बताइए, ये कंसेप्ट किसने दी? ये रिटजर ने दी सर। किसके रिटजर ने ये कंसेप्ट क्या स्पष्टीकरण के लिए दी, क्या स्पष्ट करना चाहते थे? बुद्धि संगतता के लिए दी सर, रेशनैलिटी। इसमें इस कंसेप्ट में रेशनैलिटी कैसे है? इसमें जैसे आजकल जैसे भागदौड़ का जीवन है सर, तो व्यक्ति तुरंत में कुछ खाने पीने के लिए मतलब अपने मतलब भूख मिटाने के लिए कुछ मतलब वो खान पान चाहता है मतलब तुरंत, तो उसके लिए ये मैकडोनाल्ड जो गृह है, जलपान गृह, इनसे इनकी पूर्ति होती है सर। नहीं, इसका बुद्धि संगतता से क्या ताल्लुक है, तार्किकता से क्या ताल्लुक है इसका? इसमें इसका मैनेजमेंट देखो, इनका अनुमान है, पूर्व अनुमान है कि भाई
भविष्य में ये चीजें रिक्वायरमेंट है, इतने हमारे जो है ये चीजें बिक सकती हैं और लोगों की ये रिक्वायरमेंट है, इनको ऐसी चीजों की जरूरत है, ये अनुमान हो गया, इनका मैनेजमेंट है, इनका जो बैठने का सिस्टम है, तरीका है, और इनका अलग अलग देशों में सब जगह इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, ये सारी चीजें है ना, ये रैशनैलिटी से जोड़ती है। हर एक कल्चर से कनेक्ट हो गए, भारत में आते हैं तो भारत के अकॉर्डिंग है जो ये इसका विज्ञापन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनको तार्किक रूप से एक आधुनिक जो है समाज की या संस्कृति की ये अभिव्यक्ति है। तो वो इसके माध्यम से नई कल्चर को और नई सोसाइटी को समझाना चाहते हैं। ठीक है। हेलो, मेरा प्रथम प्रयास था सर ये। ओके, बहुत अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप पार्टिसिपेट कीजिए। अब भी मैं देख पा रहा हूँ कि केवल 14-15 लोग हम मिलकर के और पार्टिसिपेट हो रहे हैं। इससे जो प्रॉफिट होना चाहिए वो सबको नहीं हो पा रहा है। हालांकि बहुत सारे ब्रिलियंट लोग हैं, तो उनसे सबको प्रॉफिट हो, ये अच्छा होता। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस सेशन के बाद में नेक्स्ट जो है एक बार मॉक करवा दिया जाए और उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाए, आपको खुद को दिखाई जाए कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या है। तो 2 दिन बाद में, कल 5 और 6, तो 6 को मॉक करवा लें एक बार। ठीक है। सर कल नहीं है क्या मॉक इंटरव्यू? नहीं, कल नहीं। अच्छा, 7 को करवा लेते हैं। जी सर। तो कभी भी करवा लीजिए, हम तो रेडी हो। हाँ, क्योंकि 2 दिन का और मिल जाएगा, फिर वो रिकॉर्डिंग आप तक जाए, आप खुद भी उसका जो देख सकेंगे। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए और पार्टिसिपेट ज्यादा से ज्यादा हो। एक दूसरे को हम देखेंगे तो बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ आपको, ऐसा लग रहा है, और एक बार खुद देखेंगे तो ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसलिए 7 को आप रेडी रहें प्लीज। टाइम जरूर लगेगा, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी शुरू कर दें, 7:30 बजे। ठीक है सर, 9:30 बजे तक हम फ्री हो जाए सभी। आप सभी तैयार होकर उस हिसाब से रहेंगे, फॉर्मल तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। कौन तैयार है? सर मैं पूजा चौधरी। हाँ पूजा मैडम। सर मेरा जैक्स डेरिडा के ऊपर है, वो मैंने प्रिपेयर किया है। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ पूजा और मैं डेरिडा पर अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक्सप्रेस करूंगी। डेरिडा मुख्यतः उत्तर आधुनिकतावादी और उत्तर संरचनावादी विचारक माने जाते हैं और इन्हें कभी कभी दर्शन शास्त्री भी माना जाता है। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो ये उत्तर आधुनिकतावादी उपागम से जुड़े हुए थे और उसका इन्होंने नेतृत्व भी किया था। 1966 में इन्होंने एक लेक्चर दिया था और माना जाता है कि वहां से इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अब संरचनावाद का संक्रमण काल आ चुका है और अब उत्तर संरचनावाद का या उत्तर संरचनावादी काल का जो है उदय हो रहा है और यहीं से उत्तर संरचनावाद का जन्म माना जाता है। डेरिडा कहते हैं कि संरचनावादियों की जो भाषा की संरचना है उसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने यह कहा कि भाषा को हमें केवल और केवल लेखनी तक सीमित रखना चाहिए और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए वे कहते हैं कि चिंतन में हमें डिस्कोर्स को यानी विमर्श को जो है महत्व देना चाहिए और विखंडन को स्थान देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर आधुनिकतावाद मुख्य रूप से इस कारण अस्तित्व में आया था कि उस समय पर जो विश्व में पूंजीवादी देश थे या उदारवादी जो देश थे वह अपनी विचारधाराओं को, वह अपनी राजनीतिक सत्ता को, वह अपने दर्शन को विश्व में जो है स्थापित करने के लिए और विश्व में उसका बोलबाला बढ़ाने के लिए उसका प्रचार और प्रसार जोर और शोरों से कर रहे थे। इसी के परिणाम स्वरूप और इसी के विरोध के परिणाम स्वरूप, इसी के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तर आधुनिकतावाद आता है जिसमें कि इस पूरे पूंजीवादी दर्शन को, राजनीतिक सत्ता को और उनकी जो
विवेकशीलता है या उनका जो यथार्थ, जो वो कहते हैं कि यह यथार्थ है, यह वास्तविकता है, उसका विखंडन, उसका विरोध करने का प्रयास किया गया था। और इसी के परिणाम स्वरूप देरिदा भी इसी बात को जो है दोहराते हैं और इसी बात का समर्थन करते हैं कि हमें पूंजीवादी देश, विकसित देश या उदारवादी देशों की जो भी परंपराएं हैं, जो भी उनके द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत हैं, उनका विरोध करना है और नए सिरे से सोचना होगा। नए सिरे से परंपराओं को विखंडन करके, उन पर विमर्श करके नए तरीके से सोचना प्रारंभ करना होगा और उसी से हमें समाज को समझना होगा। तो इस प्रकार से यह विखंडन और विमर्श की जो बात है उसकी बात देरिदा करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप वह कहते हैं कि जो परंपरागत संरचना है, जो पुरानी संरचना है, जो स्थापित करवा दी गई है, जो हमारे मस्तिष्क में जमवा दी गई है, उसका हमें विमर्श के द्वारा विखंडन करना है और फिर हमें एक नई संरचना को स्थापित करने का हमारे पास में जो है क्षमता आ पाएगी या हमें एक नया विकल्प मिल पाएगा। देरिदा ने उत्तर संरचनावादियों की भाषा के केंद्रीकरण के नियम को अस्वीकार कर दिया था और यहीं से वह कहता है कि हमें भाषा को सीमित रूप से नहीं देखना है। एक शब्द जो है, एक भाषा जो है, उसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं और इसलिए उसके विभिन्न सारे संदर्भ या रेफरेंस हो सकते हैं और इस कारण समय और स्थान के अनुसार उस संदर्भ को हमें समझना चाहिए, ना कि उसका पहले से एक जो अर्थ है वह तय कर देना चाहिए। और इस कारण वह कहते हैं कि लेखनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, भाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भाषा का संदर्भ हमेशा बदलता रहता है। तो यहीं से देरिदा अपनी बात को और ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और वह कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता की पृष्ठभूमि इसी से जो है बनने वाली है। देरिदा इस प्रकार से आक्रामक हो जाते हैं और यह आक्रामकता का उद्देश्य उनका यही था कि वह सभी को जो है एड्रेस करना चाहते थे, वह सभी के सार्वभौमिकता के विचार को रखना चाहते थे, क्योंकि हमने कहा कि पृष्ठभूमि में वही बात है, पूंजीवाद है, उदारवादी देशों की जो विचारधारा है, जो स्थापित करना चाह रहे थे वो पूरे विश्व में, उसके खिलाफ जाकर के देरिदा कहते हैं कि हमें सार्वभौम के प्रति जो है उत्तरदायित्व दिखाना होगा, सभी को एड्रेस करना होगा और कहीं ना कहीं इसमें वह जो है मार्क्स की विचारधारा को अप्रत्यक्ष रूप से जो है बताना भी चाहते हैं, जिसमें उनकी बुक भी थी स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स, जिसमें वह कहना चाहते थे कि दलितों को, शोषण को और जो दबाव की संरचना है उसको हमें तोड़ना होगा। पहले से जो दबाव बनाया गया है वह सभी हमें तोड़ करके नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है, जिससे कि हम समाज को वास्तविक रूप से समझ सके और तभी वास्तविक रूप से समाज का कल्याण हो सकेगा, जिसमें कि समाज के सभी वर्ग शामिल हो सकेंगे। देरिदा की रुचि की यदि बात की जाए तो वह कहते हैं कि हमें दबाव की संरचना को तोड़ना है, लेखन को स्वतंत्र करवाना है और लेखन को स्वतंत्र करवाने के लिए वह कहते हैं कि निर्दयता का जो रंगमंच है या थिएटर ऑफ क्रुएल्टी है उसको हमें तोड़ना होगा और उसको तोड़ने का अर्थ यह है कि हमें परंपरागत विचारों को छोड़ना होगा, नियंत्रण को छोड़ना होगा। अधीनस्थ थिएटर यानी कि फिर से वही बात है कि अधीनस्थ था यानी कि पूंजीवादी देश की जो विचारधाराएं हैं जो कि हमारे मस्तिष्क में थोप दी गई है, वह अधीनस्थ विचारधाराएं जो है वह हमें छोड़नी होगी और इसको वह दैविक रंगमंच कहता है कि यह दैविक रंगमंच है, ये वास्तविकता नहीं हो सकती। हमें खुले प्रकार से सोचने की आवश्यकता है, हमें पुनः विमर्श करने की आवश्यकता है। देरिदा ने निर्दयता के रंगमंच के विपरीत कहा कि हमें एक वैकल्पिक स्टेज या वैकल्पिक समाज की कल्पना करनी होगी और ऐसा वैकल्पिक स्टेज या रंगमंच यह होगा जिसमें कि जो कलाकार है, यानी कि शायद इसका अर्थ यह है कि समाज में जो व्यक्ति रह रहा है, यानी कि कलाकार जो है उसको कोई भी नियंत्रित नहीं करेगा। कलाकार को नियंत्रित सामान्यतः करता है लेखक और पाठ्यक्रम, लेकिन देरिदा ये कहता है कि कलाकार को ना यहाँ पर लेखक नियंत्रित करना चाहिए और ना ही पाठ्यक्रम नियंत्रित करना चाहिए। दोनों ही कलाकार को नियंत्रित नहीं करेंगे और कलाकार अपने तरीके से जो है अपनी प्रस्तुति देगा। तो इस प्रकार से वह जो थिएटर ऑफ क्रुएल्टी है उसको तोड़ने की बात करता है और यह भी बात जुड़ी हुई महसूस होती है किससे, विखंडन से। यह भी बात करता है विमर्श की। तो इस प्रकार से वह कहता है कि हमें एक वैकल्पिक स्टेज बनाना है, हमें खुले रंगमंच की बात करनी है। फिर से वही बात है कि सार्वभौम कल्याण की बात या सभी को एड्रेस करने की बात, सभी को सुनने और समझने की बात, सभी को बोलने देने की, सभी की क्षमताओं को परखने की, यह बात वह कहना चाह रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। और देरिदा जो है वह क्रांतिकारी रूप से इस संरचना को नष्ट करना चाहता था और स्वतंत्र समाज को देखना चाहता था। और इस प्रकार से जो बुद्धिजीविता थी या जो विवेकशीलता जो थी, जो विकसित देश
अपना रहे थे और उसका प्रचार और प्रसार कर रहे थे ताकि वह विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके, उसके खिलाफ यह खड़ा होता है और उस प्रभुत्व को और उस विवेकशीलता के खिलाफ यह कहता है कि हमें स्वविवेक से काम लेना चाहिए। और फिर से यह बात जुड़ जाती है किससे? विखंडन से और विमर्श से। तो वाद विवाद का प्रभुत्व उन्होंने उत्पन्न किया कि हमें जो है वाद विवाद से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, और यहीं से फिर से खुले रंगमंच की बात भी वापस जुड़ जाती है। देरिदा केंद्र को उत्तर से जोड़ने की बात करता है, जिसका अर्थ यह है कि समाज में या रंगमंच, जिसका अर्थ हम जोड़ सकते हैं समाज और रंगमंच को एक मान करके। तो रंगमंच ऐसा होना चाहिए जिसमें कि खेल जुड़ जाए, और खेल जुड़ जाए रंगमंच में, इसका अर्थ है कि समाज से विविधता को जोड़ना। तो इस प्रकार से यह अप्रत्यक्ष रूप से एक संबंध जोड़ रहा है कि समाज में विविधताएं होनी चाहिए और फिर सार्वभौमिकता इसमें आ जाती है। और यह बात वह समझाने की कोशिश करते हैं रंगमंच में खेल को जोड़ने से। तो इस प्रकार से समाज और रंगमंच, खेल और विविधता, इसकी बात भी देरिदा करते हैं। तो यही देरिदा का खुला विश्व था, यही देरिदा का खुला रंगमंच है, यही देरिदा का समाज का निर्माण है। और इसके अभाव में वह कहते हैं कि जो है समाज स्थिर यदि रह जाएगा तो समाज की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए खुलेपन की आवश्यकता है, इसीलिए खुले विमर्श की आवश्यकता है। यानी अराजकता को छोड़ने के लिए कोई भी किसी को बांधे नहीं, कोई भी किसी को सीमित नहीं करे, इसीलिए खुले रंगमंच की बात वह कहते हैं। और स्थिरता को छोड़ने की बात करते हैं, अस्थिरता की बात करते हैं, क्योंकि हर एक चीज संदर्भ के अनुसार बदल जाएगी, यही उत्तराधुनिकतावाद उनका कहता है। इसमें वह कहते हैं कि पश्चिम की जो तर्क की केंद्रितता है, यानी हर एक चीज के पीछे वह तर्क जोड़ते हैं, लॉजिक जोड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। वह कहते हैं कि समाज में बहुत सारी रियलिटीज हैं, बहुत सारे सत्य हैं, और हर एक चीज जो है वह संदर्भ के अनुसार बदलेगी, हर एक चीज स्थान के अनुसार बदल जाएगी। तो यह बुद्धिजीवी सत्ता जो फिर से पूंजीवाद और उदारवाद देशों जो हैं वह प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रचार और प्रसार करते हैं, उसका विखंडन कर रहे हैं और उस पर विमर्श करने की बात कर रहे हैं। अंत में देरिदा जो है वह बिना किसी उत्तर के छोड़ते हैं, और वह कहते हैं कि एक उत्तर हो ही नहीं सकता, तो उत्तर हम दे भी नहीं सकते। तो इसका कोई एक उत्तर हो ही नहीं सकता, यही देरिदा की उत्तराधुनिकता है, उत्तर संरचनावाद है और विखंडनवाद है। तो यह उसका देरिदा के अनुसार जो हम विखंडनवाद कहते हैं या उत्तराधुनिकतावाद कहते हैं, जिसमें कि कोई एक चीज निश्चित हो ही नहीं सकती, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, पहले भी हम सभी साथियों बारे में की, इसका एक हो ही नहीं सकता, इसलिए संदर्भ अलग अलग हो जाएंगे। और इस प्रकार से यह विखंडन है, यह एक विमर्श है और परंपरावाद को तोड़ने की बात है, यही उत्तराधुनिकतावाद है। थैंक यू। वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। पूजा मैम सुपर। आप एक बार कैमरा ऑन कीजिए। यस प्लीज। तो आप ये बताइए क्या ये विज्ञान का विरोध करता है? यस सर, विज्ञान में जहाँ तक मैंने समझा है तो विज्ञान में फिर वह तार्किकता आ जाएगी, तो फिर उस प्रकार से समाज की रियलिटी शायद वह स्पेसिफिक होने की वजह से शायद विज्ञान को वह जो है स्पेसिफिक ज्ञान की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि देरिदा उसकी बात नहीं करता, वह सबको सार्वभौम की बात करता है। और हो सकता है हर एक चीज टू द पॉइंट हो ही ना, तो बहुत सारी रियलिटी अभी जानने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, देरिदा की बुक्स बताइए सर। ऑफ ग्रामेटोलॉजी और राइटिंग एंड डिफरेंस और सरकमस्पेशन स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स। देरिदा किस देश से संबंधित है? सर वो फ्रांस से थे। ओके, बहुत अच्छा, आपने सभी चीजें कर दी। अगर आपसे संक्षेप में पूछा जाए देरिदा का योगदान। सर देरिदा जो थे उत्तराधुनिकतावादी थे, और वह समाज में आधुनिकतावाद का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वह किसी एक चीज को बांधने की बात कर रहा है, समाज के सभी पक्षों को एड्रेस नहीं करता। इसलिए खुले रंगमंच की बात विखंडन और विमर्श के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने की बात वह करते हैं। योगदान कंसेप्ट बताइए। उनका जो ये जो बोला इसके साधन कंसेप्ट सर, वह विखंडनवाद की बात करते हैं और किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी को जानने और समझने की बात करते हैं, जिसके लिए एक संदर्भ नहीं हो सकता, यही उनका विखंडनवाद। रंगमंच का प्रयोग किया आपने, रंगमंच से उनका क्या तात्पर्य? रंगमंच का अर्थ जो है अप्रत्यक्ष रूप से वह समाज से समझाना चाहते थे कि सोसाइटी जो है वह
थिएटर है और उसमें जो व्यक्ति है, जो करता है, जो एक्टर है, वह हम सभी हैं और उसको जो है बांधने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। हर एक्टर जो है अपने आप में विशेष है और उसकी अपनी विशेषताएं हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, माइंडसेट हो सकता है। तो इस प्रकार से लेखनी और जो लेखक है या फिर जो पाठ्यक्रम है उस कर्ता को बांधे नहीं। भारतीय समाज के संदर्भ में दरिद्र कैसे उपयोगी? सर, भारतीय समाज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है क्योंकि फिर से वही बात है, जैसे भारत में इतनी विविधता है, वही विविधता देरिदा भी देखते हैं विश्व में और इस प्रकार से वह खुलेपन की जब बात करते हैं तो भारत में भी इसी प्रकार की हम देखते हैं कि विविधताएं हैं और उसमें हमें हर एक व्यक्ति, हर एक संस्कृति, हर एक धर्म, जाति और उसकी पृष्ठभूमि के अनुसार, उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उनके ऊपर कोई चीजें लागू करते हुए हमें पृष्ठभूमि को भी देखना चाहिए, ना कि कुछ चीज थोप देनी चाहिए। तो यह लोकतंत्र है और भारत में यह चल भी रहा है। ओके, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने। पूजा मैम जॉब में है समाज कल्याण अधिकारी दिल्ली, आई थिंक। मैम हाँ, मैंने वो रिजाइन कर दिया, अभी मैं स्कूल लेक्चरर हूँ। आप रिसर्च भी कर रहे हो? यस सर। 2019 वाले 18 से? यस सर। 18 से 2018 वाले बैच में? सर 2018 वाले बैच 2015 से रजिस्ट्रेशन है सर मेरा। टॉपिक क्या है? अभी सबमिशन नहीं हुआ मैम आपका? नहीं मैम, अभी इस मंथ मेरा सबमिशन है। तो सर टॉपिक मेरा मैरिज काउंसलिंग सेंटर्स है, उनकी इफेक्टिवनेस है अभी करंट टाइम्स में। उनको थोड़ा सा अच्छे से और देखना है ना। कल 7 तारीख को उससे रिलेटेड आप मेरे को आपने सीवी में भेजना ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सके। ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, आपने जो अभी लेक्चर डिलीवर किया प्लीज उसको आप यदि ग्रुप में भेज दें तो बहुत अच्छा रहेगा, या पर्सनली भेज दें प्लीज। जी मैम, मैं भेज दूंगी आपको। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके, प्लीज नेक्स्ट वन अगर कोई आप में से तैयार है तो। गुलशन मैडम शायद बाहर हैं आज। सर फेमिनिस्ट पे लिखा है, यदि आप इजाजत दें तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। चलो ठीक है। सर वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने चार्जिंग में लगा रखा है फोन। कोई प्रॉब्लम। फेमिनिज्म जो शब्द है उसका ओरिजिन लैटिन वर्ड से होता है और वो लैटिन वर्ड है फेमिना, जिसका मीनिंग है द वुमन। सबसे पहले ये शब्द आया 1890s में और इसको हम देखते हैं चार्ल्स फोरियर की एक बुक है, फ्रेंच फिलोसोफर, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे चार्ल्स फोरियर, उनकी बुक है। उसमें इन्होंने इन्वेंट किया था 1837 का टाइम था जब उन्होंने ये वर्ड इन्वेंट किया और फर्स्ट टाइम हमें सुनने को मिला फेमिनिज्म। इसकी कई वेव्स हैं, फेमिनिज्म की कई वेव्स में ये आया है, इसको कई वेव्स में डिवाइड किया गया है। तो जो इसकी फर्स्ट वेव थी वो स्टार्ट हुई थी 1890 में और वो चली 1960 तक। 1890 से 1960 तक ये फर्स्ट वेव चली और 1848 में एक कन्वेंशन होता है तो उसमें बताया गया फर्स्ट टाइम कि महिलाओं को भी लीगल राइट्स दिए जाने चाहिए। तो लीगल राइट्स से रिलेटेड इसमें बात हुई कन्वेंशन में और ये राइट थे राइट टू वोट और राइट टू प्रॉपर्टी। फर्स्ट टाइम महिलाओं को वोट करने के लिए और प्रॉपर्टी के अधिकारों के लिए लेकर के बात हुई। तो जो ये फर्स्ट वेव है 1890 से 1960 तक चली। फिर सेकेंड वेव आई जिसका स्टार्टिंग हुआ 1960 से और ये 20 इयर्स तक का रहा इसका पीरियड। तो 1960 से 1980 तक इसका पीरियड रहा और इसमें जो इश्यूज लिए गए थे वो थे फैमिली और रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर के लिए गए थे। और फर्स्ट टाइम इसमें एक ब्लैक वुमेन को मिस अमेरिका पेजेंट चुना गया था फर्स्ट टाइम। थर्ड वेव जो थी उसका टाइमिंग था 1990 से लेकर के 2010 तक का। और थर्ड वेव में क्या हुआ, थर्ड वेव में जो सेकंड वेव की जो फेलियर थी उसके ऊपर फोकस किया गया कि सेकंड वेव में क्या क्या फेलियर रही और कलर, एथनिसिटी, नेशनलिटी, कल्चर, रिलीजन, रीजन, ये सब जो होते हैं महिलाओं के अलग अलग डिफरेंट होते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइज हम ले तो महिलाओं को कभी भी कलर, एथनिसिटी, नेशनलिटी, कल्चर और रिलीजन और रीजन के आधार पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ये बात इसमें कही गई।
और वापस से फेमिनिज्म को रीडिफाइन किया गया। और रेबेका वॉकर है, उन्होंने ये थर्ड वेव शब्द को इन्वेंट किया था। उनकी बुक है बिकमिंग द थर्ड वेव, उसमें थर्ड वेव जो वर्ड है वो निकल के आया। अब फोर्थ वेव के बारे में देखते हैं। फोर्थ वेव जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप कल्चर, मॉलेस्टेशन आदि को लेकर के आदि से रिलेटेड है और ये लिबरल फेमिनिज्म की बात करता है। फेमिनिज्म को हम और भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे रेडिकल फेमिनिज्म है। रेडिकल फेमिनिज्म मिलिटेंट और रिवोल्यूशनिस्ट है, ये पैतृक सत्ता को समाप्त करने का पक्षधर है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है वो महिलाओं को इक्वल वेजेस देने के लिए, जैसे मेल और फीमेल को इक्वल वेजेस मिले, सेम एक समान काम के लिए समान उनको वेतन मिले, इसलिए इसकी बात करता है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। ब्लैक फेमिनिज्म है और कल्चरल फेमिनिज्म है, और इससे रिलेटेड जो राइटर्स है, थिंकर्स है, वो बहुत थाउजेंड्स के नंबर में है, लेकिन कुछ एक जो है वो मैं बता देती हूँ। मार्गरेट फुलर है जो कि बटलर है, गायत्री चक्रवर्ती, सैंड्रा गिलबर्ट, सुजन लुइस, कैट मिलेट, जर्मन ग्रे और सिमोन द बुआ एक फ्रेंच फेमिनिस्ट है, उनकी बुक है द सेकंड सेक्स, और जूलिया और वर्जीनिया वुल्फ, ये सब फेमिनिस्ट से रिलेटेड राइटर है। और जो अपने सिलेबस में था वो बीना अग्रवाल, ये पद्मश्री अवार्डी है, और एक था शर्मिला रेगे और नीरा देसाई जी, इनको इंक्लूड किया गया था हमारे सिलेबस में। हो गया मैडम? ममता जी हाँ सर, हो गया। ओके। फेमिनिस्ट से संबंधित अपन ने कुछ सवाल पहले भी किए थे, एक बार मैं कुछ एक सवाल करूंगा। फेमिनिज्म को आप ट्रेडिशनल सोसाइटी के विरोध में देखते हैं या एक पॉजिटिव रूप में देखते हैं? कैसे देखते हैं? फेमिनिज्म कैसे हेल्पफुल है सोसाइटी के डेवलपमेंट? सर मैं तो पॉजिटिव रूप में ही देखती हूँ, क्योंकि महिलाएं भी जो है वो समाज का आधा भाग है, और जब तक महिलाओं को सशक्त नहीं किया जाएगा तब तक हम समाज को सशक्त रूप में नहीं देख सकते हैं। तो महिलाओं का भी सशक्त होना जरूरी है, और फेमिनिज्म जो है महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड है। तो मैं इसको अगेंस्ट में नहीं देखती, पॉजिटिव रूप में देखती हूँ। कैसे एग्जांपल्स देंगे? जैसे कल एक ब्रिटिश अभिनेता, शायद ब्रिटिश भी था, उनकी वाइफ ने एक टीवी में बहस में ये बोला कि मेरे हस्बैंड मारते पीटते। तो उनके हस्बैंड ने मान आने का केस दायर किया और कल वो जीत गए। तब उन दोनों का बयान अलग अलग था। बहुत सारे लोग इसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि महिलाएं फेमिनिज्म का गलत यूज कर रही हैं। सॉरी सर, वो ब्रिटिश था या अपने टेलीविजन का, इंडियन टेलीविजन का हीरो है? करण जौहर तो नहीं बोल रहे आप करण जौहर के लिए? नहीं, वो ब्रिटिश है शायद, बॉलीवुड का है, मैं भेज दूंगा ग्रुप में। पर ये मतलब करंट इश्यू हो गया ना, तो महिलाएं इसका कैसे उपयोग कर रहे हैं, पुरुष इसको किस व्यू से देखता है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। करंट इश्यूज याद हो न हो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होनी चाहिए। तो इससे संबंधित क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं, वो ये है कि फेमिनिज्म को मतलब आप महिलाएं किस वे में लेती हैं। तो आप इसको पॉजिटिव वे में बता रहे हैं, लेकिन इसका मिसयूज भी किया जा रहा है ना। हाँ सर, मिसयूज तो हो ही रहा है। मी टू अभियान चला था, उसमें बहुत सारी महिलाओं ने बहुत सारे लोगों पे आरोप लगाया था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो हाँ जी वो फेमिनिज्म है क्या? फेमिनिज्म से रिलेटेड है क्या वो? हाँ सर, मी टू अभियान था ना उसमें। तो ये फेमिनिज्म से रिलेटेड है या केवल एक सेक्सुअल हरासमेंट के रूप में देखा जाता है? ये फेमिनिस्ट से संबंधित है, बिल्कुल वो फेमिनिस्ट से संबंधित है।
हाँ, फेमिनिज्म से ही है, क्योंकि अभी राइट वाली तो कोई बात है ही नहीं, राइट तो सारे मिल ही चुके हैं। अब तो जो भी है रैप कल्चर है या मोलेस्टेशन है या बस यही सब चीजें चल रही है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन होंगे जो अपन फिर डिस्कस कर लेंगे। ये कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ नहीं रहे अभी, तो मैं ग्रुप में भेजूंगा। रिसेंट एक इंसिडेंट बताती हूँ, कल या परसों का है मैटर, जोधपुर में है ना, एक दवा कारोबारी को एक महिला ने ना ब्लैकमेल करा और उसने बेचारे ने उसके सामने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पे जो फेमिनिज्म है ना, वो यदि उसका मिसयूज करती है, ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति का कोई गलती नहीं था। तो ये कई जगह गलत भी है। हाँ, इससे संबंधित थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करके मैं कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, आप उस पे देखना। नेक्स्ट और कोई है रेडी? तैयार? नारायण जी, आपने तैयार किया कुछ? हेलो सर। हेलो, तैयार किया है कोई टॉपिक? नहीं सर, मैं तो क्या है 2 दिन से ड्यूटी पे जा रहा हूँ, कोई ऑनलाइन है, लोगों को टीचर ज्वाइनिंग करवाने के लिए सुबह 50 मिनट जाता हूँ, शाम को वापस। ओके। गुलशन मैडम वापस ज्वाइन किया है। मैडम आप रेडी हैं या बाहर हैं अभी? गुलशन मैडम ठीक है, मैं थोड़ा इसको समराइज कर देता हूँ। काफी सारे टॉपिक्स आपने एक्सप्लेन किए, इनसे सबको प्रॉफिट हुआ। अब इनको आप थोड़ा सा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबल है, वो भी हमने विचार विमर्श किया। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ जाएगा। बस इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा आपको शब्दों का सही तरीके से चुना। जैसे सैनी जी हैं जो फर्स्ट टाइम आए थे 2-3, वो थोड़ा सा ध्यान दे। सुनील जी और सैनी जी, कि आप 1-2 बार कंटिन्यू आए ताकि आपका कॉन्फिडेंस देखने को मिले। आप देख रहे हो बाकी और का भी। आपने बहुत अच्छे तरीके से बातें बताई हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को और दिखाने की जरूरत है, थोड़ा सा पॉजिटिव होने की जरूरत है। बाकी ममता मैडम, आपने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। पूजा चौधरी लाजवाब, बिल्कुल बहुत अच्छा। अभिलाषा मैडम लाजिमी है, क्योंकि मैम एज ए सोशल वेलफेयर ऑफिसर दिल्ली में रह चुकी हैं और वो बिल्कुल। अभिलाषा मैडम, आपका भी बहुत अच्छा रहा। आपने शायद फर्स्ट टाइम ही किया है आज। यस सर। जी, बड़ा अच्छा रहा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा होगा। 7 तारीख को वाले में आप सभी थोड़ा सा तैयारी के साथ बैठे। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, नेक्स्ट टाइम आप मॉक की जगह अगर डिस्कशन रख सकते हैं तो, क्योंकि सर एक्चुअली क्या है कि अब मेरा भी थीसिस का सबमिशन है, तो एक्चुअली मैं भी इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो मेरा लास्ट चल रहा है सर, 2-3 डेज और रहेगा। तो मतलब डिस्कशन में तो क्या है कि मैं एक टॉपिक तैयार कर सकती हूँ, बट इंटरव्यू के लिए सर थोड़ा मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ अभी। तो अगर सब लोग इजी हो इस चीज के लिए तो। अरे कौन सा फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, दे दीजिए, मेरा भी नहीं होता प्रिपरेशन। मॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बहुत इजी गोइंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी, लास्ट एग्जाम दिया था, उसके बाद बस थीसिस की प्रिपरेशन चल रही है, तो इसीलिए सर थोड़ा सा वो लग रहा है। आप एक टॉपिक तैयार करके आना, आपका उससे रिलेटेड ही पूछा जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, मैं आपसे पहले ही पूछ लूंगा आप क्या पढ़ के आए हो, बस उससे रिलेटेड ही। ओके। बाकी अब मैं कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने बता देता हूँ कि जैसे ही आपको मिड आएगा इंटरव्यू में, शुरुआत की बातें हम बहुत कुछ कर चुके हैं, कैसे एंटर करनी है, कैसे, वही बार बातें तो होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इंटरव्यू के लगभग मिड में आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की मेहनत आप लोग कर रहे हो, तो उस समय थोड़ा अपने को नियंत्रित जरूर रहने की जरूरत है। अति उत्साह में हम बहुत सारी चीजें ऐसी बोलते हैं जिन पे अपनी अप्रोच नहीं है
बहुत सारे लेखकों के नाम हमारे याद है ना, आते हैं। बहुत सारे लेखकों के नाम हमारे याद आते हैं, लेकिन उनसे वो पूछेंगे कि अच्छा आपने पढ़ा है क्या ये, नहीं पढ़ा, और आप कहेंगे कि नहीं पढ़ा, सॉरी सर इसके बारे में ये नहीं पढ़ा। अच्छा, तो दूसरा वाला ये पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा, तो थोड़ा बहुत जानकारी कम आप उसके बारे में बोलिए, ये जरूरत है। कुछ टॉपिक ऐसे हमारे मुंह से निकल जाते हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं, और अगर वो क्वेश्चन पुट अप हो गया तो हालांकि ऐसा तत्काल अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि अभी क्या निकल गया हमारे मुंह से, लेकिन कोशिश करना इन चीजों से बचने की। अगली बात है कि इस साक्षात्कार में आपका एक्सप्रेशन, एनालिटिकल और आपके कुछ एक फैक्चुअल चीजें पूछे, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, एक या दो क्वेश्चन कभी बाई चांस आपसे पूछ सकते हैं। जैसे पूजा यादव, आप नसीराबाद से हैं, तो नसीराबाद की छावनी है ना, फ्रीडम मूवमेंट में सबसे राजस्थान में अगर शुरुआत हुई तो नसीराबाद छावनी का बड़ा योगदान था, तो उसको थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर एक चीज, जैसे जोधपुर से हैं आप पूजा मैडम, तो उससे रिलेटेड कोई भी खास चीज, जैसे अभिलाषा मैडम आप कहाँ से रिलेटेड हैं? भीलवाड़ा से? सर होम टाउन तो अजमेर है सर। अजमेर वैसे अभी भीलवाड़ा रेजिडेंस भीलवाड़ा सर फैमिली का। तो करंट में कोई चीज चल रही होती है ना, बस उसी से संबंधित बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जरूर थोड़ा सा पढ़ लेना, आप सभी पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, और उसको कोई करंट कोई इश्यूज आ जाता है तो उसको बोल। जी सर पॉलिटिकल क्वेश्चंस तो नहीं होंगे राइट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, नसीराबाद क्यों फेमस है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, बस इतना सा एक आधा क्वेश्चन बस, और कुछ भी नहीं। नसीराबाद जो है ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध रहा है, किस कारण से रहा है, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। अब जोधपुर में बहुत सारी चीजें हैं, जोधपुर के फोर्ट के बारे में पूछ रहे, नॉर्मल चीजें, बहुत नॉर्मल, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि आपका फोकस उधर भी थोड़ा सा रहेगा। बाय द वे क्वेश्चन पूछ ले, तो बाकी पूछेंगे नहीं, सब्जेक्टिव ही होगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें ही पूछी जाएंगी, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत जी। सर जैसे मेरा बर्थ नसीराबाद में है, बट मैं 15 साल से अहमदाबाद हूँ, तो क्या अहमदाबाद से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं? नहीं, आपका ऐसे इतना कुछ नहीं पूछे, ठीक है, क्योंकि राजस्थान वाले आप पीएससी करवा रही है, तो उनका एम्फसाइज होगा राजस्थान से। एक लाइन डली हुई थी विज्ञापन में, कैंडिडेट को राजस्थान की जानकारी होनी चाहिए, तो वो तो हो ही चुका, पेपर तो हो ही चुका। अगर सवाल भी होगा तो वो राजस्थान से रिलेटेड आपका कनेक्शन है। तो बाय द वे जैसे अजय शुक्ला वो यूपी से हैं, तो यूपी से हमारे राज्यपाल रहे हुए हैं, तो उनसे संबंधित वो क्वेश्चन हो सकता है, बाकी कोई ऐसा नहीं। जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीजी यूजी किया है, एक बार उनके कुलपति का वीसी का नाम भी थोड़ा सा देख के आए, वो चीज भी आप देख लेना, ठीक है। बुक्स के राइटर, जो बुक्स आपने प्रिपरेशन के लिए पढ़ी है, कौन सी बुक्स ही है, पीजी में प्रीवियस में कौन से पेपर होते हैं, फाइनल में कौन से पेपर्स होते हैं, इनको भी आप देख लें, ठीक है। ये जनरल चीजें हैं जो आपको देखने की जरूरत है। इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि कई बार हमें नहीं होता, बहुत ऑर्डिनरी चीजें हैं, और जब ये थोड़ी सी गलत बोलते हैं तो हमें खुद को लगता है कि सामने वाले पे गलत इफेक्ट पड़ गया है, फिर वो हमें डिमोलाइज करती है। तो या तो आप डिमोलाइज होना ही मत बिल्कुल। अगर आप कहते हैं ठीक है मुझे सॉरी सर मुझे याद नहीं है, बाकी मैंने पढ़ा है, ठीक, और अगर याद होगा तो वो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत मददगार होगा, इस चीज को विशेषता, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है आपका, जितना मैं देख पा रहा हूँ पिछले 3 या 4 दिन जो अपनी क्लासेज हुई है उनमें आज बहुत काफी सारा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। एक प्रॉब्लम डेफिनेशंस को लेकर के है, क्योंकि सोशियोलॉजी में डेफिनेशंस पूछी जाती है, और सर काफी सारी चीजें वो डेफिनेशंस सर बहुत
हाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ। हाँ मैं ये बताना चाह रहा था, मेरे याद भी था सुबह कि मैं आपको ये चीज बताऊं कि जब आपको कहा जाए कि आप बताइए पोस्ट मॉडर्निटी, तो पोस्ट मॉडर्निटी की डेफिनेशन से ही शुरू कीजिए। आप बहुत सारे बैकग्राउंड बनाने की जरूरत है, सीधा डेफिनेशन दीजिए और इसमें ये पॉइंट्स आते हैं, ये चीजें इन्होंने छुई, ये आदमी से रिलेटेड, बस इतना सा बताइए, बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सोसाइटी है, तो सोसाइटी का फिर एग्जाम्पल, कोशिश करना कि एग्जाम्पल दे तो वो चीजें अधिक क्लियर हो जाती है। व्हाट इज रोल, की डेफिनेशन होनी चाहिए, तो रोल की डेफिनेशन होनी चाहिए, फिर हम और चीजें नहीं बताएं। काम करना वो है, पहले डेफिनेशन फिर एग्जाम। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि रिसर्च क्या है, तो रिसर्च में बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत है। रिसर्च की डेफिनेशन बताओ, वो डेफिनेशन सुनना चाहते हैं। सटीक शब्दावली आप कैसे, सटीक शब्दावली आप कैसे प्रयोग करते हो, वो स्किल को देखना चाहते हैं आप। नॉलेज है आप में, वो परख लिया आपने, नॉलेज है तभी तो आप इंटरव्यू के लिए आए। क्या है आपको, बड़ा आपका स्किल क्या है, आपको किसी चीज को डिलीवर कैसे कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेशन पे आप थोड़ा फोकस करें। और डेफिनेशन ऐसी हो जाए, आज हमने जो टॉपिक किए हैं उनको सरसरी तौर से देख करके और आप मन में एक बार दोहराएं। अगली बार जो इंटरव्यू होगा उसमें इन्हीं चीजों से रिलेटेड मैं ज्यादा पूछूंगा जो आज तक क्लासेज हो चुकी है। आज तक जो हमारी क्लासेज हो चुकी हैं, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए इनमें आप मास्टर माइंड हो जाओ। 2 दिन का टाइम आपके पास, 5 और 6 और 7 का दिन भी है, 3 दिन का टाइम। तो मतलब पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज में हाँ ये वाला और सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा है। इसके अलावा जो भी पहले वाले टॉपिक पढ़े हैं इनसे रिलेटेड ही होंगे, और कुछ जनरल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, ऑर्डिनरी चीजें होती हैं। ठीक है, ओके। कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप। हाँ सर, जैसे आपने बोला कि कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, तो सर डेफिनेशन में किसी थिंकर का नाम लेके डेफिनेशन लेनी है या जनरलाइज वे में डेफिनेशन देनी है? जनरलाइज। ठीक है, आप बाद में आप नाम बता सकते हो कि इसको जो है डिफाइन इन्होंने किया है इस तरीके से। जैसे हम स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे, एक डेफिनेशन की शुरुआत से नहीं करेंगे हम। सबसे पहले तो उनको जनरल नॉलेज देंगे। ठीक है, व्हाट इज इंटरव्यू। तो अब हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स के सामने। हम किसी राइटर का नाम नहीं बोलेंगे पहले कि इसकी ये परिभाषा दी, ये तो कागज का काम है। हम सबसे पहले सामान्य चीज बताएंगे, बस वो बताइए। फिर आप आगे जोड़ दे कि देखो इनके बारे में इन्होंने ऐसे बताया, इसमें ये चीजें आती है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक, इसके पॉजिटिव पक्ष ये है, इसका नेगेटिव पक्ष ये, मेरिट डिमेरिट ये हो। ठीक है, इस तरह से इसको समराइज कर देना लास्ट, ये चीज है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बदलाव। ठीक है, बहुत अच्छा बदलाव है। ममता मैडम, आपका कॉन्फिडेंस देखने को बहुत अच्छा मिल रहा है पहले से। और सुनील जी, हमारा तो कुछ भी नहीं है, आप सबका है, अपने सबका है। प्लेटफॉर्म दिया है ना आपने। हाँ तो बिल्कुल वो तो है, अपन ऑपरेशन है। ठीक है, और बाकी लोग जो है हाँ बता देता हूँ। मैंने देखा जयपुर में काफी सारे लोग 3-3, 4-4 हजार रुपए तो इंटरव्यू के दे रहे हैं, और काफी सारे लोग हैं जो रूम लेके खर्चा भी कर रहे हैं। तो वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप इसका लाभ उठाएं। मैं ये चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। कुछ चीजें हम अगर इजी गोइंग मिल जाती है या फ्री में मिल जाती है तो हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, तो वो ऐसा नहीं करें। ऐसी ऑर्डिनरी थिंग्स है जो बच्चों की होती है, हमारी नहीं होनी चाहिए, तो इसको प्लीज सीरियसली लेना। ठीक है सर, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप सर मोटिवेट करते हैं, लेकिन है ना फिर भी दिमाग में एक चीज होती है, असफलता का डर फिर भी नहीं निकलता। मुझे लगता ही नहीं है कि शायद मैं निकाल पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट आएगा और शायद मेरा नंबर नहीं होगा, मैं वापस डिप्रेशन में चली जाऊंगी। वो सब चीजें मेरे दिमाग से नहीं निकलती है, तो मैं समझ में नहीं आता कि इनसे कैसे बाहर निकलूं। ठीक है, एक मोटिवेशन की क्लास करनी पड़ेगी मुझे एक दिन,
लेकिन मैम बहुत अच्छा आपका। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। आपके ये जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स इसलिए बन जाता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, जबकि आप अच्छे से बोल रहे हो। तो पहले आपके दिमाग में जो प्रेजुडिस है इसको निकाल दीजिए कि आप अच्छा नहीं बोल पा रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो। क्योंकि अगर दिमाग में ये चीज बराबर बनी रही तो ये दिक्कत खड़ी करेगी उस दिन, जिस दिन आप सामना करेंगे इंटरव्यू का। तो बार बार आप दूसरी बात, ये कैसे दूर होगा? ये आप हर इंटरव्यू में आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो बहुत सारा बदलाव आ रहा है, आप में खुद में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। फर्स्ट डे से और आज तक बहुत सारा बदलाव आया है। तो आप थोड़ा दिन और कीजिए, ये आपका डर निकल जाएगा। बाकी विफल होने का डर तो सबको ही होता है। आपके पीछे सोच मुक्त रूप से ये क्या पता आपका स्कोर कम आपको लग रहा है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जैसे मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे आप एसटी में हैं। मैं भी सबको थैंक यू जी, ये बात है। तो आप निश्चिंत रहिए, इस बारे में तो अपना 2, 4, 5 क्लासेस जैसी ही होंगी, आप अपने आप को बहुत बदला हुआ महसूस करें सभी लोग। ठीक है, तो इसको सीरियसली लेना प्लीज। ठीक है? यस सर। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। सर